बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नवंबर 2025 बैच नंबर 2। अच्छा, इस क्लास के आगाज़ में आप लोगों को एक ऐलान से जो है ना वो मैंने स्टार्ट करनी है। एक ऐलान आप लोगों के लिए है कि आई कैप की जो नई एजुकेशन स्कीम है ना, न्यू एजुकेशन स्कीम, ज़राए से मुझे ये मालूम चला है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है 6 महीने वाली, वो कैफ के लिए रेलिवेंट है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं समराइज़ करूँ टू सम अप, मोस्ट प्रोबेबली जो नवंबर 2025 की तुम्हारी अटैम्प्ट आ रही है ना, ये एजुकेशन स्कीम 2021 की आखिरी अटैम्प्ट है। ठीक है, यानी ये हो गया मेरा एज़ पर 2021 स्कीम। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जनवरी 2026 एंड ऑनवर्ड्स, जनवरी 2026 एंड ऑनवर्ड्स, ये मेरी होगी एज़ पर 2025 की स्कीम। ठीक है, यानी कि कोई अगर PRC ऑप्ट कर रहा है अभी, तो वो इंश्योर कर ले कि सितंबर में अगर एलिजिबल है तो एक आध पेपर दे दे। सितंबर वाली भी हमारी सवारियाँ चल रही हैं। वो कैसे कि सितंबर वालों के लिए हमने प्री रिकॉर्डेड बैच बनाया हुआ है ITB का, BWCS का। वो जाकर रेलेवेंट टीचर से बात करते हैं कि हमें सितंबर में ये वाला पेपर देना है, हमें पोर्टल दे दें। तो जितने भी आर्ट्स के लेक्चर है, लिमिटेड आर्ट्स के, वो लेते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से MCQ सॉल्व करके उनको दिखाते हैं, और कोई क्वेरी होती तो पूछ लेते हैं, और सितंबर में पेपर दे देते हैं। तो लोग इस तरह भी प्लान कर रहे हैं। 5 नवंबर में देना चाहते हो, 5 नवंबर में दे दो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप PRC दे रहे हो तो फिर आपका नवंबर तक ना वाइंड अप हो जाए, क्योंकि जनवरी 2026 से मोस्ट प्रोबेबली नई स्कीम में चला जाएगा PRC। ठीक है, एक ऐलान तो आप लोगों के लिए ही है। अच्छा, दूसरा ऐलान यह है कि PRC 4 की क्लास हमने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बात पे एम्फेसाइज़ करवाना चाहता हूँ कि PRC 4 आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। देखो, यहाँ PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, ये आपकी बनाएगा बेस। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये आपकी बनाएगा बेस। ठीक है, किसके लिए? आप अगर कैफ़ में जाओगे ना, तो अभी फ़िलहाल अगर मैं करंट कैफ़ की बात करूँ तो एक पेपर है आपका FAR 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का। ठीक है, फिर आपके पास पेपर आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का। फिर आपके पास पेपर आ रहा है AAFR का, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो ये पेपर इसकी बेस बनाएगा आपकी। ठीक है, ये पेपर आपकी इसकी बेस बनाएगा। तो मेक श्योर कि जो कॉन्सेप्ट्स आप अकाउंटिंग में पढ़ो, इसको प्रॉपर तरीके से जस्ट कर लो, ग्रैस्प कर लो, ताकि आपको आने वाले अकाउंटिंग के पेपर से मुश्किलात नहीं आए। इसी के साथ साथ मैं उन बच्चों को हिदायत करता हूँ कि जिनका अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट है, तो कहता हूँ एग्जाम्पशन क्लेम कर लो, ज़रूर कर लो, लेकिन मेक श्योर कि अकाउंटिंग की बेसिक्स और चंद आध रेलेवेंट टॉपिक्स आप स्टडी कर लो, क्योंकि यहाँ जो बेसिक्स बनाओगे वो तुम्हारे FAR 1, FAR 2 और AAFR में बेहद काम आ रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो पूछ ले। कोई सवाल नहीं है? पक्का आगाज़ कर दूँ? अच्छा, तुम लोगों के तारुफ भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। ज़रा मुझे अपने नाम बताओ और लास्ट क्वालिफिकेशन बताओ, इंटरमीडिएट, A लेवल का कौन सा बैकग्राउंड है, ताकि मुझे आसानी हो जाए। नाम? अनस खान। इंटर कॉमर्स साइंस? कॉमर्स साइंस। अम्मार जावेद। हाँ जी, नहीं, इसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस। अजहान हुसैन। नहीं, इससे पहले क्या किया था? प्री इंजीनियरिंग। अल्लाह अकबर। जैनुल आबिदीन प्री इंजीनियरिंग। A लेवल साइंस है, सारे साइंस वाले हैं, कोई कॉमर्स वाला है नहीं। तो चलो, एक अच्छी बात यह है कि कोई इधर बैठे ना अपने आप को होशियार नहीं समझेगा कि मुझे सब आता है। और यकीन मानो, तुम लोगों का डर निकालने के लिए कह रहा हूँ ये बात, कि साइंस वाले ना जल्दी क्वालिफाई हो जाता है कॉमर्स वालों से। मैं कॉमर्स वाला था, मेरे साथ जो साइंस वाले थे ना, वो जल्दी क्वालिफाई हो गए। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। उनको वैसे इतना चैलेंज होता है कि मेडिकल वाले CA नहीं कर सकते, साइंस वाले CA नहीं कर सकते, तो वो प्रूफ करने के लिए ना आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करते हैं। और यकीन मानो, जितनी मेहनत तुम MD कैट में करके आते हो ना, या साइंस में इंटर में करके आते हो, उससे कम ही मेहनत है, उससे ज़्यादा नहीं है। वो तो बहुत मुश्किल था। उससे कंपेयर करूँ और उन टीचर से कंपेयर करूँ और उस जो है वो एजुकेशन करिकुलम से कंपेयर करूँ, तो CA तो हमारे लिए बहुत आसान है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात का कुछ पेपर पैटर्न से, क्योंकि अगर तुम अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए पेपर पैटर्न जानना बेहद ज़रूरी है कि पेपर पैटर्न मेरा क्या है। ठीक है, अच्छा, तुम सबको ये बात तो पता है ना कि PRC के जो पेपर्स हैं वो MCQs बेस्ड हैं, ऐसा ही है? सबको ये बात पता है कि MCQs बेस्ड है पेपर में कोई लिखने का सच नहीं आता।
ठीक है, एक सवाल सॉल्व करने का आएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन जनरली जो सारे पेपर्स हैं वो MCQs बेस्ड हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न की, तो इसका पेपर होता है कितने मार्क्स का, किसी को पता है? हाँ जी, 100, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा, जब मैंने अकाउंटिंग का पेपर दिया था ना, तो एक F1 था और ख़तरनाक तरीन पेपर था। 100 मार्क्स का पेपर था, लिखने वाला 3-3.25 घंटे में, हालत टाइट हो जाती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अकाउंटिंग का पेपर देकर आया ना, तो मेरे साथ एक साइंस वाली लड़की थी, मरियम नाम था उसका, अब तो वो नियर टू क्वालिफिकेशन है उसका, एक आध पेपर 2 पेपर रह गया। तो जब वो पेपर दे के निकली ना, तो वो अपनी अम्मा को करना गले लाकर रोती है ऐसे करके कि इतना मुश्किल पेपर है, इतना मुश्किल आया। तो हमारे टाइम पे ना वो 100 नंबर वाला पेपर था कि देख के ना इंसान की हालत ख़राब हो जाए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेस बहुत आसान कर दी है। 100 नंबर के पेपर में बाइफर्केशन बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या इसमें आते हैं 40 MCQs, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 2 नंबर का 1 MCQ है और 40 MCQs हैं, ठीक है। अगला पोर्शन है 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें ये होगा मेरे 80 मार्क्स, ठीक है। अगला पोर्शन है, एक सवाल आएगा आपके पास जो कि लॉन्ग होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपको बनाने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कैसे बनेंगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये आता है जनाब आपके पास 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स ओनली, क्लियर है। ये मिल के बनते हैं आपके कितने मार्क्स, 100 मार्क्स। अच्छा, इन 100 में से हम कितने लेंगे हम पास हो जाएंगे, किसी को पता है? बस ये सबको पता है ये पास कितने पे होना है, ठीक है, 50 मार्क्स और अबव, ऐसे ही लगा देना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। तो 50 मार्क्स पे आपकी इंशाल्लाह बख्शिश हो जाएगी। ओके, CA में एक अच्छी चीज़ है, सबको पता है क्या, अगर पास हो गए ना तो लिखा आता है पास, और अगर फेल हो गए तो लिखा आता है मार्क्स। तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह, आज की क्लास में बैठ के नियत करते हैं और दुआ भी करते हैं कि हमारा नाम मुझ समेत आप सबका नाम पास वाली लिस्ट में हो, मार्क्स वाली लिस्ट में ना हो। और अगर हम सब यही चाहते हैं कि हमारा नाम पास वाली लिस्ट में हो और मार्क्स वाली लिस्ट में ना हो, उसके लिए हमें डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी। और यहीं से मेरी अगली बात का आगाज़ है कि हमारे इस पेपर को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी। देखो, हर सब्जेक्ट पढ़ने की ना डिफरेंट स्ट्रेटजी है, जो डिफरेंट आपके उस्ताद हैं वो बता देंगे, लेकिन IT की पढ़ने की स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो आपने ना लेक्चर्स अटेंड करना है, ठीक है, प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपने अपना बनाना है रजिस्टर। अच्छा, ये सारी बातें मैं CA लेवल पे आके क्यों कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी स्टूडेंट ही हो। हाँ, इंटर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट, तुम्हारा फेस ख़त्म हो गया, नहीं, तुम्हारा स्टूडेंट फेस ही है। और डे 1 पे तुम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करने की बेहद ज़रूरत है। अकाउंटिंग तो पढ़ते रहेंगे यार, शुरू कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये चीज़ें तो मैं बुनियाद तो खड़ी करूँ, तो हर किसी के पास होना चाहिए रजिस्टर। अब कुछ लोगों के पास मैंने ऐसे रजिस्टर भी देखे कि एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जैसे हमारे एक स्कूल में दोस्त था, तो मैट्रिक में तो तुम्हें पता है वो नोट्स चलते थे प्रैक्टिकल सेंटर के, ज़ुल्फ़ शाह के, सैफुद्दीन की बुक चलती थी, तो उससे रट्टे मारते थे हम, और स्कूल के रजिस्टर बनाते ही थे। इंग्लिश की क्लास में नहीं लिखते थे, उर्दू की क्लास में उर्दू का रजिस्टर नहीं, बस वो अगर मैथ्स के टीचर स्ट्रिक्ट हैं या फिजिक्स के तो उसकी बना लिए नोट्स, बाकी तो सब ऐसे ही। तो हमारे एक दोस्त का रजिस्टर पे छापा पड़ा वाइस प्रिंसिपल का, तो उसका रजिस्टर खोला गया तो इंग्लिश 2 पेज छोड़ के आगे जो है ना वो मैथ्स चल रही है, 3 पेज छोड़ के आगे फिजिक्स चल रही है, और ऐसे ही रजिस्टर बना हुआ है। तो ऐसे वाले काम तुम लोगों ने नहीं करने, ठीक है, वरना आके बार बार बुलाएगा। एक बार जाना है एक पेपर के लिए, बार बार जाना है एक बार। अगर चाहते हो कि एक बार जाओ तो इन बातों पे अमल कर लो, रजिस्टर बनाना है, ठीक है। अब PRC 4 के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा, वो कम से कम 200-250 पेज का रजिस्टर बना लो। अच्छा रजिस्टर दिखाओ ज़रा, ये वाला रजिस्टर दिखाओ, हाँ दिखाओ, हाँ ले आओ, शाबाश। ये वो बातें हैं जो तुम लोगों को पहली क्लास में बताना बेहद ज़रूरी है। अच्छा देखो, ये कोई ढंग का मुझे रजिस्टर लग रहा है, ठीक है, ये स्पायरल बाइंडिंग वाला है, लेकिन ये है कुछ बेहतर रजिस्टर, ठीक है, चल जाएगा, काफ़ी मुनासिब है अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो बिल्कुल तुम लोग छोटे से रजिस्टर लेते हो ना, कोई 150-200 पेजेस के बिल्कुल छोटे से, वो नहीं लेना। मेरी क्या सिलेक्शन होती थी रजिस्टर्स में, मैं लेता था अच्छे पेजेस, क्योंकि मुझे जो महंगे और अच्छे पेजेस है ना उस पर लिखने की आदत है। तो अच्छे पेजेस वाले रजिस्टर लो, लिखने में मज़ा भी आएगा, पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि स्टेशनरी इंसान अच्छी रखता है ना तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। फारिग बोके फटी हुई है पेज जो है ना वो अजीब से बोसीदा हालत में, तो फिर मज़ा नहीं आता इंसान को, ठीक है। तो रजिस्टर आपने बनाना है प्रॉपर, अकाउंटिंग का एक सेपरेट रजिस्टर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? कितने पेजेस का? 200 से 250 पेजेस का एक रजिस्टर अपने पास रख लो अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने रखनी है स्टेशनरी। अब ये आप क्यों बता रहे हैं स्टेशनरी रखनी है भाई? इसलिए बहुत ज़रूरी है,
तुम लोग शायद समझोगे कि नोट्स प्रिंट करा लेंगे, उसी के ऊपर लिख लेंगे टीचर PDF ये लिख रहा है, टीचर तो पागल है, हम मांगेंगे भाई PDF दो आपको, हम आपको PDF देंगे और हम उसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। खुद से लिखने की आदत बनाओ, रजिस्टर लिखने की आदत बनाओ, अपने रजिस्टर डेवलप करो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तुम्हारी एग्जाम में साथी होगी। एग्जाम से पहले तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्ट कोई नोट्स नहीं होगा, किसी टीचर के लेक्चर नहीं होंगे, तुम्हारा अपना रजिस्टर होगा। बात समझ आ रही है? स्टेशनरी रखो भाई। मैं जो है ना वो 3 तरह के पेन रखता था, रेड कलर का रखता था, ब्लू कलर का रखता था, ब्लैक कलर का रखता था। रेड से कोई इंपॉर्टेंट बात देख ली, ब्लैक से हेडिंग डाल ली, ब्लू से मैंने चीज़ें सॉल्व कर ली, ठीक है, तो आसानी रहती है। सही है, बात समझ आ रही है? तो ये 3 कलर के पेन रख लो, हाईलाइटर रख लो अपने पास, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स में हाईलाइट करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन ये रखना ज़रूरी है और अपना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करो। देखो मैं तुम लोग को स्कूल की याद दिलाऊंगा, सीधी बात है। मेरी जब IIT की लास्ट बैच मैंने पढ़ाया, मैं 2025 का, उन स्टूडेंट से फीडबैक लेना कभी अगर मिले तो उनके मैं रजिस्टर चेक किया करता था, पूरी क्लास भरी होती थी और जा के चेक किया करता था, रजिस्टर बनाया, लाओ दिखाओ, सवाल सॉल्व किया, रजिस्टर क्यों नहीं बनाया, इस वाली क्लास के नोट्स क्यों नहीं बने हुए। बात समझ आ रही है? तो प्रॉपर रजिस्टर बनाओ। और तुम लोग वैसे ही साइंस वाले हो, तुम लोगों को तो माफ़ी है ही नहीं। चलो कॉमर्स वाला होता तो मैं बोलता चलो बेसिक्स तो तुम्हें आती हैं, छोड़ दो ये हो, लेकिन तुम लोगों को तो कोई माफ़ी नहीं है। बात समझ आ रही है? नो एग्जाम्शन, क्लियर है? पेपर पैटर्न के ऊपर हमने बात कर ली, और क्या बात कर ली, स्ट्रेटजी के ऊपर हमने बात कर ली, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे और कोई अब बात आपसे नहीं करनी है। अब हम डायरेक्ट अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे, क्लियर है? सब मेरे साथ हो। ऑनलाइन वालों किसी का कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। जी जी, मटेरियल क्या करना है, कैसे मिलेगा? अच्छा सवाल है, मटेरियल कैसे मिलेगा। देखो जो मेरे बेसिक्स के नोट्स है ना, वो मैं कोशिश करूँगा प्रिंट करवा के तुम लोगों को चला दूँ, तो वो प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं, वो तुम लोगों को भी मिल जाएंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन ऑनवर्ड जो टीचर पढ़ाएंगे उसकी PDF तुम लोगों को दे दी जाएगी। वो कैसे, एक ड्राइव लिंक बना दी जाएगी, गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव के अंदर तुम्हें वो दे दी जाएगी PDF, उससे तुम पढ़ लेना। डन है? बात समझ आती है? हाँ जी, 2 दें और फिर 3 दें। अगर तुम चाहते हो कि 2 दें और फिर 3 दें तो तुम दे सकते हो। एक और सवाल आया मुस्फिरा का, सेम सवाल आया, ठीक है, तुम दोनों ने सेम सवाल किया है। अच्छा देखो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ मई वाले बच्चों की, जिन्होंने IIT मई में दिया या कोई भी पेपर मई में दे के ख़त्म कर दिया कैफ। मई के बाद उनके पास ना 3 महीने थे, जून जुलाई अगस्त और फिर सितंबर अटैम्प्ट थी, तो उन्होंने अपने मई की अटैम्प्ट को डिले किया, 3 मई में दे दिए, 2 मई में दे दिए और बाकी जुलाई में दे दिए। अभी वो जुलाई अटैम्प्ट दे रहे हैं, इसकी वजह से उनकी सितंबर अटैम्प्ट चली गई। अब वो फारिग कब से बैठे हुए हैं, कुछ लोग मई से, कुछ लोग जुलाई से, अगस्त सितंबर और फिर जाके सितंबर में नई कैफ की अटैम्प्ट के लिए दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोगों से दरख्वास्त ये है कि डरो नहीं। अब्दुल्ला भाई ने भी ओरिएंटेशन में यही बात की थी कि तुम लोग अपने आप को ना अभी से अंडरमाइन कर लेते हो, 2 दे दें, 3 दे दें, 1 दे दें, दे के देख लें, चख लें पहले। तो भाई क्यों डर रहे हो? नहीं डरो, मेरा अपना कोई स्टेक नहीं है, तुम 2 पेपर दो, तुम 4 पेपर दो, लेकिन जिसने कैफ बोल रहा हूँ PRC नवंबर 2025 अटैम्प्ट में कर लिया, उसके लिए कैफ की पहली अटैम्प्ट बनना आसान हो जाएगी। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने होंगे, 2 पेपर दे सकते हो, 8 पेपर हैं टोटल, 2 दे दोगे और फिर 3-3 करके दे दोगे। बात समझ आ रही है? तो डिले नहीं करो। हाँ एक ऑप्शन है, अगर रिजल्ट आ गए तुम लोग के, नहीं है ना, अगर रिजल्ट आ गए होते तो फिर मैं कहता सितंबर में पेपर दे दो, लेकिन तुम लोग तो वो लॉट हो ही नहीं, सितंबर में दे ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। कब तक आएगा रिजल्ट? हाँ जी, किसका आएगा अभी? मैट्रिक का आने वाला है अभी, 1-2 महीने बाद तुम्हारा आएगा। ओहो, मतलब सितंबर तो नहीं दे सकते, ठीक है, नवंबर दे सकते हो शायद, ठीक है। चलो बहरहाल, लेकिन अगर इन सच अ केस तुम लोग अल्लाह ना करे नवंबर अटैम्प्ट तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा हूँ, और जनवरी बनती है, तो फिर तुम लोग नई स्कीम के 3 पेपर दोगे जनवरी में, फिर कैफ बनेगी सितंबर 2026। बात समझ आ रही है? तो नई स्कीम के 3 पेपर दोगे तो अकाउंटिंग क्या फिर ज़ाया हो जाएगी? नहीं, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है। इकोनॉमिक्स और IT भी ज़ाया हो जाएगी? नहीं, इकोनॉमिक्स IT मिला के एक सब्जेक्ट बन जाएगा, कुछ ज़ाया नहीं होगा, सिलेबस वही है, ठीक है जी। QM वहीं का वहीं है। हाँ BWCS जो है वो तुम लोग का उड़ जाएगा, फारिग हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर चीज़ है? कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बढ़ जाऊँ आगे? चलो अकाउंटिंग, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की। और देखो अब तक तुम लोग जिस तरह बैठे हो ना, जिस मूड से ऐसे बैठे हो कि मम्मी ने ज़बरदस्ती टमाटर ला के घर से भेजा है, तो इस मूड से तो नहीं पढ़ाता, ठीक है। इस मूड से ना मैं पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को पढ़ने दूँगा। तो आप लोगों ने इस क्लास को एक 2 वे कम्युनिकेशन वाली क्लास बनानी है और मुझसे सवालात करते जाना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे लफ्ज़ अकाउंटिंग की, ठीक है,
तो अकाउंटिंग का नाम सुन के आप लोगों के जहन में क्या आता है, ज़रा मुझे बताओ कि अकाउंटिंग क्या है। 1 वर्ड बता दो, बस 1 वर्ड, ज़्यादा लंबी नहीं करते। बताओ मेरे भाई, आप बताओ। हाँ हाँ हीरो तुम यार, कुछ तो कुछ गलत बता दो, चलो कोई मसला नहीं, गलत बताने पे कोई पुलिस नहीं आती। ऐसे सोचो, बहुत गहरी सोच लो, बता भाई। हाँ जी, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, क्यों? अकाउंटिंग क्या है यार, ऐसे ही बता दो कुछ तो। हाँ जी, सब्जेक्ट। क्या बात है, मुझे लगा ऑब्जेक्ट है यार। तुम बताओ पीछे। कैश की कैलकुलेशन। चलो अब तुम लोगों के जहन में जो जो आ रहा है ना, मैं लिख देता हूँ। एक ने बोला कैलकुलेशन है भाई, वो भी कैश की, ठीक है। हाँ भाई, बराबर वाले पड़ोसी। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इतना पढ़े लिखों वाला जवाब दे दिया है, हर क्लास में एक पढ़ा लिखा बच्चा आता है, ठीक है। इन्होंने कहा रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। किस चीज़ को? किसको? टेबल को? अकाउंट्स को, अकाउंट्स को। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, किसको? अकाउंट्स को, ठीक है। और कोई इनपुट देना चाहता है? पीछे सबसे लूँगा इनपुट, सबको बताओ ना, क्या क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, नहीं हुआ ना सब, बताओ। हाँ तुम्हारे, अच्छा उर्दू में बता दो यार। हाँ, काउंट करना, मेजर करना। चलो कुछ हद तक काउंट करना, मेजर करना, ठीक है। आप बताएं, बल्कि वो रह गया। हाँ, गहराई में जाना। क्या मैं कोई वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, बोरिंग वाला हूँ जो गहराई में जाके बोरिंग करूँगा पानी की? चलो गहराई में जाना, सही है। और आप बताएं। कैलकुलेशन करना हो गया, और बस आप बताएं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। एक बंदे ने ये बोला, एक बंदे ने ये बोला, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, इन्होंने ना पूरी डेफिनेशन बता दी है। जो मैं वर्ड सुनना चाह रहा था ना, वो अभी आया, ठीक है। एक किसी ने कहा मुझे, मुस्फिरा ने कहा हिसाब किताब, हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा, किसी के जहन में ये लफ्ज़ भी आया होगा, लेकिन शायद लेम लगाओ, खाता खुलना, ठीक है। वो कहते हैं ना खाता, अकाउंट्स, हिसाब किताब, ठीक है। तो अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं ऐसी आम फहम ज़बान में सोचूं तो यही मतलब निकलते हैं। हिसाब किताब करना, अकाउंट फॉर करना, खाता खोलना, कैलकुलेशन करना, ठीक है, चेक एंड बैलेंस रखना। शायद तुम लोग के जहन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन यही होगी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ना खाता मेंटेन करना, ठीक है, तो इसका एक थोड़ा सा अच्छा वाला लफ्ज़ है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग, ठीक है। यानी कि जो भी मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, इसको रिकॉर्ड करना, ये कहलाती है मेरी बुक कीपिंग। फिर अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैं सिखाता हूँ, और इसके ऊपर मैं डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आऊँगा। वो कह रहा है बुक कीपिंग पढ़ लो, कह रहा है बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहला सवाल तो याद है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है? किसी को पता ट्रांजैक्शन क्या होती है? हाँ, ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन सुन के आपके ध्यान में क्या आता है? देखो मैं बुलवाऊंगा क्लास में, बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का लेन देन की ट्रांजैक्शन। बताओ ट्रांजैक्शन क्या होती है? यही होती है। बैंक बैंक में होती है ट्रांजैक्शन, और कुछ नहीं होती? ऑफलाइन भी होती है। कैसे? किसी को भी पे कर दो, ठीक है। किस चीज़ के लिए पे कर दो? प्रोडक्ट के लिए। शाबाश, देखो यही सुनना चाह रहा था। अब जब तुम लोग बोलोगे ना, तो तुम लोगों के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे जो मैंने पढ़ाने हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरेक्टिव बन जाएगी। भाई ने कहा ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन करना, ठीक है। और वो लेन देन सिर्फ बैंक की नहीं बल्कि ऑफलाइन भी हो सकती है। अब मैंने कहा अच्छा ऑफलाइन कैसे हो सकती है? कह रहे किसी को मैं पैसे दे रहा हूँ कैश में। अब मैंने पूछा किसी को पैसे कैश में क्यों दे रहे हो? कह रहा है कोई प्रोडक्ट ली होगी। यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब तो वो भी है कि अम्मी ने तुम्हें पैसे दिए और बोला बेटा दुकान पर जाके 5 किलो आटा ले आओ। अब तुमने दुकानदार को पैसे देना और 5 किलो आटा ले लेना, ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। इसमें तुमने एक चीज़ परचेज की, ठीक है। मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ, मैंने ऐड लगा दिया OLX पे। अब मेरे फ़ोन का आया बायर्स, मैंने 35,000 रुपये पे अगर अपना फ़ोन सेल कर दिया, तो मेरा फ़ोन देना और उससे पैसे लेना, ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन। बैंक में भी क्या होती है? ट्रांजैक्शन। अच्छा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मेरा गला बहुत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा। डॉक्टर ने लिख के वही जोशांदा देना है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जोशांदा, और वो गरगरे कर लो, नीम गर्म पानी में डाल के गए, ठीक है। दवाई ववाई लिख के दी और 2-3 एंटीबायोटिक दे दी। उसके बाद बोला भाई वो लाल पीली गोलियाँ डालो और सुबह शाम खा लो।
डॉक्टर ने तुम्हें दवाई वगैरह दी और चेक किया, बीपी चेक किया, हार्ट रेट चेक किया, सब कुछ, और पैसे तुमसे ले लिए। तुम पैसे लेके डॉक्टर को चले गए और डॉक्टर ने तुम्हें एडवाइस कर दी। अब जो डॉक्टर का तुम्हें एडवाइस करना है, चेकअप करना है, ये क्या है? सर्विस। शाबाश, कौन बोला? आप बोले, शाबाश, गुड। तो डॉक्टर ने आपको क्या दी? सर्विस। अब डॉक्टर से मैंने कोई सर्विस फिजिकल ली है, हाथ में ली, जेब में डाली सर्विस, जेब में डाल के भाई सर्विस सर्विस मिल गई, सर्विस मिल गई, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना ऐसा। तो डॉक्टर से सर्विस लेना और पैसों का देना, ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन। बात समझ आती है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या निकला? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये सर्विस तो समझ आ गई। टीचिंग एक सर्विस है, डॉक्टर का देखना एक सर्विस है, अगर मेरा कोई टेनिस कोच है वो मुझे टेनिस खेलना सिखा रहा है तो वो भी एक सर्विस है, फुटबॉल कोच फुटबॉल खेलना सिखा रहा है वो भी एक सर्विस है, टीचर टीचिंग की सर्विसेज दे रहा है तो ये भी क्या है? एक सर्विस है। लेकिन ये गुड्स क्या होता है? मुझे तो गुड पता है, गुड, गुड मतलब अच्छा। गुड्स क्या होता है? गुड्स होती हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि हर बिजनेस के लिए प्रोडक्ट अलग होती है, हर बिजनेस के लिए गुड्स की डेफिनेशन अलग है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी गाड़ी बनाती है जिसका नाम है पार्क सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, तो पार्क सुजुकी के लिए बांट दें, तो पार्क सुजुकी के लिए अगर वो गाड़ी बना के बेच रही है, कौन सी चल रही है आजकल? स्विफ्ट चल रही है, ऑल्टो चल रही है, कल्टस चल रही है। तो पार्क सुजुकी के लिए जो ये ऑल्टो है, कल्टस है, स्विफ्ट है, ठीक है, या बोलान है या मेहरान है, ये क्या है? गुड्स। ठीक है, ये क्या है? बोलो ना यार, गुड्स। ठीक है, अगर मैं एक परचून की दुकान पर जाता हूँ और वहाँ से घर के महीने का राशन ले रहा हूँ, तो उसके पास जो आटा है, दाल है, चीनी है, ठीक है, शैम्पू की बोतलें रखी हुई हैं, घी तेल रखा हुआ है, ये सब कुछ जो रखा हुआ है वो क्या है उसके लिए? बोलो ना, उसके लिए क्या है यार? आवाज़ निकालो गले से। गुड्स, शाबाश। अच्छा, यानी कि मुझे ये समझ आया कि हर एक ब्रांड के लिए, हर एक दुकान के लिए, हर एक शॉप के लिए गुड्स की डेफिनेशन अलग है। ऐसा ही है? ठीक है, मैं बच्चा पार्टी जा रहा हूँ, बच्चा पार्टी जाके मैं क्या खरीद रहा हूँ? हाँ, टॉयस खरीद रहा हूँ। इतना हल्की हो, टॉयस ऐसे क्यों बोल लो? बोलो टॉयस। हाँ, टॉयस, टॉयस खरीद रहा हूँ। अब अगर बच्चा पार्टी टॉयस बेच रही है तो टॉयस उसके लिए क्या है? गुड्स। बात समझ आती है? तो जो मैं फिजिकली खरीदो फरोख्त का सामान लेता हूँ वो कहलाती है गुड्स, और हर बिजनेस के लिए गुड्स की डेफिनेशन अलग है। वापस आ जाओ अकाउंटिंग पे। बुक कीपिंग समझ आ गई क्या है? खाता मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। अगर मैं सिर्फ यूँ कहूँ ना कि लेट से मैं बच्चा पार्टी गया, आज मैंने ना पूरे दिन क्या काम किए, मैं तुम्हें ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, बुक कीपिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो, उसके बाद मैं आऊँगा अकाउंटिंग पे, देखना, मेरे साथ रहना। मैं पढ़ा रहा हूँ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में मैंने क्या पढ़ा कि मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड करूँगा किसकी? बिजनेस की, ना कि अपनी ज़ात की। अपनी ज़ात की नहीं करूँगा, बिजनेस की करूँगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बोलो, बिजनेस की करते हैं, कारोबार की करते हैं। क्लियर है? मैं अपनी अकाउंटिंग अपने घर की नहीं करूँगा, चाचू के घर की, पप्पू के घर की, खाला के घर की नहीं करूँगा, किसी करूँगा? बिजनेस की करूँगा। ये बात समझ आती है? इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारी बातों को मैं आगे सब्सटेंशिएट भी करूँगा, आगे लिंक भी करूँगा, और आगे सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं, लेकिन साथ साथ तुम लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मेरा कारोबार है, लेट से किस चीज़ का कारोबार बनाऊँ बताओ? मेरा कारोबार है लेट से गेमिंग का, चूँकि मुझे गेमिंग का शौक है, मैं गेमर भी हूँ, तो मेरा कारोबार है PS5 का। बल्कि छोड़ो, अपने कारोबार की भी नहीं, हमारे एक बड़े अच्छे साथी हैं, साथ भाई, उनका एक कारोबार है वेंचर गेम्स के नाम से। ठीक है, वेंचर गेम्स, मैं इनका एक बड़ा रेगुलर कस्टमर हूँ, तो इनका एक कारोबार और हैदराबाद पे इनकी शॉप है। अब वेंचर गेम्स के लिए अगर मैं पूछूं कि बुक कीपिंग क्या है, तो क्या है? एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब वेंचर गेम ने क्या किया होगा? वेंचर गेम का बेसिकली बिजनेस क्या है? वो PS4 PS5 खरीदते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं और बेचते भी हैं, या बायर से भी खरीद लेते हैं लोकल और बेच देते हैं। गेम की CD लाते हैं और बेचते हैं, गेम की CD रेंट पे भी दे देते हैं। ठीक है, ये सारे काम करते हैं। और जो कंप्यूटर होता है, PC होता है, जैसे हमारा PC लगा हुआ है, गेमिंग PC, ये भी मैंने वेंचर गेम से बनवाया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हेडफोन वगैरह भी हैं, वो भी बेचते हैं। तो अगर मैं उनकी कोई 4-5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है, और फिर बताऊंगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, तो तुम लोग बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब लेट से इन्होंने पहली ट्रांजैक्शन करी, इन्होंने परचेज़ किए PS5 स्लिम 1 TB। ठीक है, 1 TB परचेज़ किए,
और तकरीबन यूँ समझो ये 1 मिलियन के परचेज़ कर लिए, सही है, पता नहीं कितने आगे होंगे इसमें। अच्छा, फिर इन्होंने परचेज़ किए PS5 Pro, ठीक है, 1 TB, ये कोई 2.5 मिलियन के परचेज़ कर लिए। अच्छा, अब इन्होंने ना सोल्ड कर दिया क्या, कुछ PS4 इनके पास पड़े हुए थे पहले से, ठीक है, PS4 Pro पड़ा हुआ था, यूज़ में पड़ा हुआ था, ठीक है, 1 TB इन्होंने लेट से 80,000 रुपये का बेच दिया, सही है। अच्छा, इन्होंने रेंट पे गेम दिए, ठीक है, रेंटेड गेम्स, ठीक है, कोई तकरीबन 15 CDs रेंट पे दे दी, ठीक है, 15 CDs रेंट पे दे दी। इसमें GTA भी था, इसमें फोर्जा होराइजन भी था, ठीक है, लेट से इसमें जो ना कॉल ऑफ ड्यूटी भी था, इसमें फीफा भी था, इसमें रेसलिंग भी था, सब था। 15 CDs दे दी रेंट पे और उस रेंटल की इनकम तकरीबन 30,000 रुपये कमा ली, ठीक है, 2,000 रुपये की एक CD रेंट पे दे दी। अच्छा, एक इनके जो है ना वो कस्टमर से, ठीक है, एक कस्टमर थे इनके सर अहमद, ठीक है, बाकी इनके कस्टमर हैं। अच्छा, उनसे इन्होंने लिए कुछ कोड्स। अब जैसे हम लोग गेम खरीदते हैं ना तो उसमें कुछ कोड रिडीम करके डालते हैं, US के और पाउंड के कोड। अब कस्टमर थे सर अहमद ने, उन्होंने इनको पे कर दिया कितना, लेट से 70,000 रुपये, ठीक है, और 70,000 रुपये में इन्होंने कुछ US डॉलर लिए थे और कुछ जो है ना वो UK के पाउंड लिए थे, ठीक है, बड़ा मरीज़ पाउंड बनाया मैंने, लेकिन बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब एक कस्टमर था मैं, ठीक है, उदैद, ठीक है, मैंने इनसे जो है कस्टमर उदैद ने को इन्होंने बेचा है ना, तो इन्होंने मुझे बेचा क्या, एस्ट्रो का क्या हेडफोन, ठीक है, एस्ट्रो A10 का हेडफोन, ये उन्होंने मुझे बेच दिया। अच्छा, ये क्या है बोलो, मैंने क्या किया है सारा वेंचर गेम के लिए, मैंने क्या किया बोलो, बताओ ना यार। बुक कीपिंग की है, शाबाश। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, बोलो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ये मैंने वेंचर गेम के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, ये तो एक छोटा सा जो है सेटअप है और उसकी कुछ चंद लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं। मुझे बताओ जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो दिन में कितनी ट्रांजैक्शन करते होंगे, कितनी करते होंगे बताओ, एक बिज़नेस की कितनी ट्रांजैक्शन होंगी। कोई अभी मुझे याद है कोई PP का स्टूडेंट था, उसने जाके जो है वो स्क्रीन शो नहीं हो रही, डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है दोस्तों। मेरे पास सब सही ऑलराइट है, बाकी बताओ मुस्फिरा बेटा और बाकी लोग, आईफोन, इजहान, साद, बिस्मा, फातिमा, सबके पास सही आ रहा है। ठीक आ रही है, गुड, थैंक यू। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो एक नॉर्मल से बिजनेस की नॉर्मल सी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो जो बड़े बिजनेस होते होंगे या मीडियम साइज बिजनेस होते होंगे उनकी कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती होंगी। तो अगर वो बुक कीपिंग करने पर आए तो कितनी हो जाए, कितनी सारी ट्रांजैक्शन हो जाए। बता मैं ये रहा था कि एक PP के हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस एक कोर्स है, उसके टीचर ने बच्चों को कुछ इंटरव्यू करने के लिए भेजा, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए भेजा। तो वो फ्राइज़ वाले के पास गया किसी और उससे पूछा आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसने बोला 3.5 लाख रुपए। यकीन करो, ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है तो मुझे बताओ कि कितनी ट्रांजैक्शन हो गई होंगी, दिन में कितने फ्राइज़ के डब्बे बेचे होंगे बताओ। हाँ, 200, 250, 300, शायद इससे भी ज़्यादा बेचे होंगे, ठीक है। हमारे ज़माने में 10 वाले भी आते थे, अब तो डायरेक्ट 30, 35, 40 से शुरू होता है, 50 से शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जब एक स्मॉल या मीडियम साइज एंटिटी के अंदर इतनी ट्रांजैक्शन है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में कितनी सारी ट्रांजैक्शन हुआ करती होंगी। तो अगर मैं बुक कीपिंग करने बैठूं तो कितना लंबा हिसाब किताब हो जाए। अच्छा, एज्यूम कर लो मैं अकाउंटेंट हूँ, एज्यूम कर लो मैं अकाउंटेंट हूँ वेंचर गेम्स का, और मैं इनकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ और मैंने इनकी ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं। अब मेरा जो बॉस है, मेरा जो फाइनेंस मैनेजर है, वो मुझे बुलाता है, उदैद भाई ज़रा आ जाएँ। बोला जी बॉस। अच्छा, ज़रा ये बताओगे कि अहमद साहब से हमें कितने पैसे लेने हैं। सर मैं देख के बताता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ख़रीदा, मैंने बेचा, मैंने यूँ किया वो किया, अहमद भाई ने इतना ख़रीदा, इतना बेचा, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। सर मैं रुक जा बताता हूँ। मैंने वो उठाया अपना मुंशी वाला कैलकुलेटर, ठीक है, मैंने उठाया, मैंने प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, फिर मैंने बोला आधे घंटे के बाद सर 70,000 रुपये बन रहे हैं। तो मुझे क्या बोलेगा, बोलेगा बेटा गेट बोला चलते बनो। आपको नहीं बोल रहा, आप लेट आए हो लेकिन आपको नहीं बोल रहा, ऐसा ही है ना, यही बोलेगा ना।
अगर मैं इतनी सारी बुक कीपिंग करने के बाद इतनी सारी ट्रांजैक्शन करूं, ये तो एक कस्टमर का बैलेंस पूछा है। अच्छा, अगर वो मुझसे पूछ ले मुझे बताओ कि तुम्हारे पास PS5 का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 1 TB का, तो अगर मैं बुक कीपिंग ही करता रहूँ सारी ज़िंदगी और बुक कीपिंग से आगे ही ना बढ़ूँ, तो मैं देखूँ यार हाँ ये कुछ खरीदे थे और इतने बेचे, इतने खरीदे, इतने बेचे, इतने खरीदे, इतने बेचे, तो भाई मैं तो पागल हो जाऊँ इसी में। तो फाइनेंस मैनेजर बोलेगा या तो तू पागल है या तो मुझे बना रहा है, ऐसे नहीं होता। वो मुझे क्या बोलेगा, बोलेगा ये तो तुमने बुक कीपिंग कर दी है, मुझे क्या चाहिए, अकाउंटिंग। मैं पूछूंगा अच्छा अकाउंटिंग क्या होती है, वो बोलेगा भाई अकाउंटिंग का नाम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग उसका एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा बहुत कुछ है अकाउंटिंग में। मैंने बोला क्या, कह रहा आओ बताऊं। उसने बोला प्यारे मेरे लाल, तुमने सिर्फ अब तक मुझे रिकॉर्ड करके बताया है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन भी होती है, समराइजिंग भी होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, अब मेरा फाइनेंस मैनेजर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एट अ टाइम अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि किसको कितने पैसे देने हैं, इसका नाम है अकाउंट पेबल। आगे जाके बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ जहन साजी कर रहा हूँ। किसको कितने पैसे देने हैं, मेरा पेबल कितना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, मेरा रिसीवेबल कितना है, मेरे पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, PS4 कितने पड़े हुए हैं, PS5 कितने पड़े हुए हैं, PS4 कितने पड़े हुए हैं, गेम की सीडीज कितनी पड़ी हुई हैं। वो परेशान हो गया, बोले ये क्या चल रहा है क्लास में, मैं अभी अभी आया हूँ, उधर तो गेमिंग जोन खुला हुआ है। अच्छा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उससे एक ऐसी रिपोर्ट दूँ, सर मेरे पास एसेट्स पड़े हुए हैं इतने, अभी मेरे पास कोई 20 PS5 हैं और तकरीबन सर ये मेरे पास 20 लाख रुपए का स्टॉक है। ठीक है सर, PS4 का स्टॉक मेरे पास सर कोई 15 लाख रुपए का, सर गेम की सीडीज मेरे पास अभी 150 पड़ी हुई हैं। ठीक है सर, हेडफोन मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, सर जो लॉजिटेक का वो व्हील है वो मेरे पास इतने पड़े हैं। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं सारी ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करने के बाद क्या करूँ, इसको क्लासीफाई करूँ, लेने वाले पैसे, देने वाले पैसे, ठीक है, समराइज करूँ और प्रेजेंट करूँ इन्फॉर्मेशन को, किसकी, फाइनेंशियल नेचर की। अकाउंटिंग है, इस सब का नाम क्या है, अकाउंटिंग। ये सब का नाम क्या, अकाउंटिंग। बात समझ आ गई, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क समझ आया, किसी को नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा कर ले, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब पढ़ो, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो देखो हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम पूरी तुम्हें दुनिया में उतार देंगे, समझाएंगे, उसके बाद लेकर आएंगे डेफिनेशन पे। अब डायरेक्ट डेफिनेशन पे स्टार्ट करता कितना मुश्किल लगता, अब समझ आ गया। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बात समझ आ गई। और बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिखी, ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा बात समझ आती है, पक्की पक्की बात है। अच्छा, ये गुड्स की ट्रांजैक्शन है या सर्विसेज की ट्रांजैक्शन है, ये गुड्स की ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई सर्विस नहीं है। हाँ, अगर मैं यूँ कर दूँ, अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं, एक ट्रांजैक्शन और कर दूं, रिपेयर PS5, ठीक है, एक PS5 रिपेयर किया है और एक रिपेयर किया है मेरा PS5 का कंट्रोलर। ठीक है, एक मेरा PS5 का कंट्रोलर रिपेयर कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, अब ये सर्विस की है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को देखूंगा तो इसमें सर्विस वाली इनकम भी है और गुड्स वाली इनकम भी है। बात समझ आ रही है, चलो गुड, वेरी गुड। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इस डेफिनेशन पे मैं दोबारा आऊँगा जब मैं अकाउंटिंग के अगले हिस्से में जाऊँगा ना, जब बेसिक्स पढ़ा के जनरल बनवाऊँगा, एक चीज़ होती है, फिर जब लेजर्स बनवाऊँगा, फिर जब ट्रायल बैलेंस बनवाऊँगा, इस डेफिनेशन पे दोबारा आऊँगा, बोलूँगा देखो पहले स्टेप में रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई किया, फिर समराइज़ करा। देखो डेफिनेशन अकाउंटिंग की पूरी उतरेगी उन सारे काम पे। लेकिन अभी भी मैंने इंशाल्लाह इसके साथ तुम्हारा हिसाब किताब अच्छा बना दी है। बात समझ आ रही है, चलो। ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स क्या थे उसके, PS5 PS4 हेडसेट और स्टीयरिंग व्हील, और सर्विस क्या थी, जो रिपेयर वगैरह किया है। ठीक है, ये तो मैंने एक बिज़नेस समझ लिया। दूसरा बिजनेस भी समझ लेता हूँ। अगर गेमिंग किसी के लिए मुश्किल हो रही है, ख़वातीन के लिए जो आउटसाइड दी क्लासरूम हमारी बैठी हैं या क्लासरूम में बैठी हैं, बोलेंगे क्या गेमिंग, मैकेनिक की दुकान। ठीक है, कभी दिखा है अब्बा जी को, भाई को मैकेनिक की दुकान पे। अब मैकेनिक अगर पंचर बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। अगर मैकेनिक के पास जाता हूँ, वो बोलता है उस्ताद ट्यूब शार्ट हो गई है, वो क्या कर रहा है, प्लग शार्ट हो गया है। ठीक है, और वो दूसरा प्लग लगा रहा है, तो ये क्या है,
ये गुड्स भी है सर्विस भी है। लगाने की मजदूरी सर्विस, और पिलक, पिलक बोलते ना, पिलक यहाँ इधर दबा के पिलक स्टार्ट। अच्छा, और अगर वो बोलता है अब मैं उसके पास बाइक लेकर जाता हूँ, मेरी ट्यूब फट गई है ना, मुझे लगता है पंचर दो हैं, लेकिन वो आगे पानी में भिगो के लाएगा, दूसरी ट्यूब उठा के लाएगा, बोलेगा उस्ताद ट्यूब फारिग हो गई है। तो जो उसने बोला उस्ताद ट्यूब फारिग है, तो ट्यूब फारिग होने के बाद जो ट्यूब मैं ख़रीद रहा हूँ उससे 200 वाली 500 की, वो ट्यूब के पैसे अलग हैं, वो क्या है गुड्स। और जो लगाने की मजदूरी दे रहा हूँ यार 100 रुपये दे दो लगाने की, ये क्या है सर्विस। तो गुड्स और सर्विस में बुनियादी फ़र्क समझ आ गया, शाबाश। आ जाओ, अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें मसला नहीं होगा। वो कह रहा है जनाब कि गुड्स आर फिजिकल आइटम्स, गुड्स वो हैं जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। कैलकुलेटर क्या है, अगर मेरा कारोबार कैलकुलेटर का है, अगर मैं स्टेशनरी शॉप पर हूँ तो कैलकुलेटर क्या है गुड्स, ठीक है। अगर मेरा एसी का काम है तो मैं एसी के रिमोट भी बेच रहा हूँ, एसी भी बेच रहा हूँ, ये क्या है गुड्स। अगर मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरे पास मोबाइल रखे हुए, ये क्या है गुड्स। अगर मेरी कंप्यूटर की दुकान है, मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ, ये क्या है गुड्स। इतना काफ़ी था, ठीक है। अगर मेरी टीवी की दुकान है, मैं टीवी का रिमोट और टीवी बेच रहा हूँ, ये क्या है गुड्स। बात समझ आ रही है। दैट अ बिजनेस बाइस प्रोड्यूसेस और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, ये कह रहा है कि हो सकता है का बिजनेस उसको बाय करे, जैसे वेंचर गेम की मिसाल दी थी, तो ये PSF क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, बाय करते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। कह रहे हैं प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस कौन करता होगा इसको। अगर मैं यही मिसाल PS5 की ले लूँ तो PS का प्रोड्यूसर कौन है बोलो, सोनी। तो सोनी के लिए गुड्स क्या है PS5, उसके लिए भी गुड्स हैं, और ये बेचने वाले के लिए भी, रिटेलर के लिए भी गुड्स हैं। लेकिन ये जो बेच रहे रिटेलर है, और ये जो बना रहे कौन है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है। और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, सोनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं खिदमत करूंगा पूरे देश की दुनिया की, मैं PS5 PS4 बना के बेचूंगा, ऐसा है नहीं ना। खिदमत कर रहा है नहीं, क्या कमा रहा है, पैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसी से मैंने एक बात सीख ली कि किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, इंसानियत की खिदमत करना नहीं होता। दीज आर टिपिकली टेंजिबल प्रोडक्ट्स, टेंजिबल कहते हैं जिसको मैं देख सकूं, छू सकूं, महसूस कर सकूं। दैट आर पार्ट ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स वो होते हैं जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं दोबारा से वेंचर गेम्स की, तो वेंचर गेम्स के लिए जो गुड्स है वो क्या है, PS5 PS4 स्टीयरिंग व्हील हेडफोन। लेकिन अगर वेंचर गेम्स के ऑफिस में लगा AC ख़राब हो गया और लड़के ने आके कहा सर हमें AC बेचना पड़ेगा और नया लेना पड़ेगा, तो इन्होंने जो AC बेच दिया तो AC गुड्स है, AC गुड्स है। कितनों को लगता है AC गुड्स है, हाँ जी बताओ, एक को लगता है, दो को लगता है। वेंचर गेम के लिए AC गुड्स है या नहीं, और स्पेसिफिक कर दिया वेंचर गेम के लिए AC गुड्स नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था क्लास के स्टार्ट में कि गुड्स की डेफिनेशन हर बिजनेस के लिए अलग है। AC वाले के लिए AC गुड्स है, वेंचर गेम के लिए नहीं है। उसके लिए क्या है, PS5 PS4 CDs। ARTT के लिए कोई गुड्स है, कोई चीज़ बताओ, ARTT के लिए कोई चीज़ गुड्स है, हम कोई गुड्स बेचते हैं, हाँ किताब अगर बेच रहे हैं तो किताब क्या है गुड्स, वैसे क्या बेच रहे हैं सर्विसेज। बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक कोई मसला। तो बता मैं ये रहा था कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी, इसको समझा रहा था कि गुड्स वो होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ दी बिजनेस। एक और मिसाल, मोबाइल की शॉप है, ठीक है, मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप पे फ़ोन भी रखे हुए हैं, आईफोन भी रखी हुई है, मैकबुक भी रखा हुआ है, टैबलेट भी रखा हुआ है, ठीक है। उसी दुकान के अंदर ना एक पंखा लगा हुआ है छत के ऊपर, वो छत का पंखा ख़राब हो गया। अब मुझे पता ये चला कि बाहर 3 डब्बे वाला घूम रहा है, वो इस लोहे को ख़रीद लेगा 1000 रुपये में। तो मैंने, वैसे तो मेरा कारोबार मोबाइल बेचने का है, लेकिन मैंने 3 डब्बे वाले को बुलाया और पंखा उतार के उसको दे दिया और 1000 रुपये कमा लिए। तो क्या जो मैंने कमाया ये मैंने अपने गुड्स को बेच के कमाया? नहीं। अब समझ आ गया। तो गुड्स की डेफिनेशन हर बिज़नेस के लिए अलग है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या चीज़? ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन ये गुड्स की नहीं हुई। ट्रांजैक्शन तो हुई है, ट्रांजैक्शन तो हुई है, ठीक है।
मैं कुछ भी बेचूं, कुछ भी खरीदूं, हर एक चीज़, कुल्लू शय इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, हर चीज़ क्या है, ट्रांजैक्शन है, मेरा कोई भी अमल करना ट्रांजैक्शन है, ठीक है। भले कोई मांगने वाला आया हो, सवाल करने वाला आया हो, और मैंने अपनी दुकान से निकाल के उसको 100 रुपये दे दिए, ये भी क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, इसकी भी अकाउंटिंग सीख लेंगे, क्या है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब आओ इसी बात को मज़ीद पुख्ता करने के लिए जो मैंने बातें ज़बानी कलाम में बता दी लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं एक नज़र। कह रहा है ग्रोसरी स्टोर क्या बेचता है, फ्रूट, वेजिटेबल एंड पैकेज फूड्स, ये क्या है, गुड्स हैं। कह रहा है दुकान क्लोथिंग शॉप, जैसे कि बच्चा पार्टी हो गई, लेवाइज हो गई, और क्या है, एक है ना बड़ी मशहूर यार जो बड़ी मार्केटिंग भी करती है, H&S है, क्या है, H&S है, H&M है, ठीक है, वो बड़ी मार्केटिंग करती है अपनी आजकल। तो उसके लिए जो लेफ़्ट ओवर एक्सपोर्ट का स्टॉक है, सब कुछ है, जीन्स हैं और शर्ट्स हैं और अपर्स हैं और स्वेट शर्ट्स हैं, वो सब क्या है, गुड्स। फर्नीचर की दुकान कहाँ कहाँ है, नर्सरी पे, मंजूर कॉलोनी पे, करीमाबाद पे, 13D में। तो उनके लिए जो उनकी दुकान में चीज़ें रखी हुई हैं, ड्रेसिंग टेबल है, शादी का सेट है पूरा, वो बना के दे रहे हैं, ऑफिस के लिए जो है ना वो फर्नीचर बना के दे रहे हैं, तो वो फर्नीचर उनके लिए क्या है, गुड्स। बात समझ आती है। अच्छा, अगर वो फर्नीचर बेचने वाला, ठीक है, फर्नीचर बेचने वाला अपनी दुकान का AC उतार के बेच दे, तो क्या उसने गुड्स बेचे, नहीं बेचे। बात समझ आ गई। तो हमें एक क्लियर डिफरेंस समझ आ गया कि गुड्स में क्या फ़र्क है, किस बिज़नेस के लिए गुड्स गुड्स कहलाए जाएंगे, किस बिज़नेस के लिए वही चीज़ गुड्स नहीं कहलाई जाएगी। बात समझ आ रही है, क्लियर बात है। अच्छा, अगर मुझे ये बताओ कि फ़र्नीचर वाली दुकान पे जब कस्टमर आते थे ना तो अपने बच्चों को लेकर आते थे, और फर्नीचर वाले ने देखा कि बच्चे ना बड़े खेलकूद करते हैं, बिस्तर पर उछल रहे होते हैं, इधर उधर खेलकूद कर रहे होते हैं, तो उसको इंगेज करने के लिए उसने PS5 लगा दिया, ठीक है, PS5 लगा दिया और वो ख़राब हो गया, वो उसको बेचना पड़ा, तो क्या उसने गुड्स बेचे, नहीं। क्यों, अभी तो वेंचर गेम के लिए तो वो गुड्स हैं, इसके लिए नहीं है, इसके लिए क्या है, गुड्स, फर्नीचर। शाबाश, बात समझ आ गई। तो गुड्स ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अगर गुड है ये भी गुड है ये भी गुड है, तो हर बिजनेस के लिए गुड्स की डेफिनेशन अलग है। क्या चीज़, जिसका वो कारोबार करती है, या तो बना के बेचती है या तो खरीदो फरोख्त करती है उस चीज़ की। बात समझ आ रही है। अच्छा, क्लियर है। यहाँ तक ऑनलाइन वाले साथ मेरे साथ हैं, ऑनलाइन वाले ज़रात, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़, कोई मुश्किल, माफ़ी मुश्किल या हबीबी, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं वैसे ओरिएंटेशन के स्टार्ट में या दरमियाने जब हमने क्लास स्टार्ट की तो बताना भूल गया कि अकाउंटिंग से ना मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं 19 साल की उम्र से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, और ख़ास तौर पे यही वाली बेसिक वाली, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ईयर किया ना तो मैं सेकेंड ईयर में जब गया तो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा तुम ना प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। जनरली क्लास में कहा सेकेंड ईयर की आके कि कोई अगर चाहता है कि फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग अच्छी कर ले तो वो सेकेंड ईयर में आके फर्स्ट ईयर वालों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। ये बात पूरी क्लास में सिर्फ मैंने दिल पे ले ली और मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी फर्स्ट ईयर की। तो उस वक्त पढ़ाई, उसके 1 साल बाद मैंने कोई एक कॉलेज था मेरे साथ का, कोचिंग सेंटर था, उसके अंदर क्लासेस पढ़ाई अकाउंटिंग की, वर्कशॉप्स वगैरह करवाई। तो मैंने अपनी पहली बाइक भी जो है ना वो अकाउंटिंग पढ़ा के ली थी। मैंने वर्कशॉप करवाई थी, को 500 रुपये पर बच्चे से लिए थे उस ज़माने में, 2019 में। 3 दिन की वर्कशॉप थी और तीनों दिन के 500 रुपये टोटल। तो 35-40 एक में आ गए थे, 30-35 एक में आ गए थे। तो उस वक्त बाइक भी थी 70, अब तो महंगी हो गई है, लाख की हो गई है, 42,000 रुपये की ली थी उस वक्त। तो 35-40,000 रुपये मैंने ऐसे ही कमा लिए थे। तो अकाउंटिंग पढ़ाने का मुझे इतना शौक है, बचपन तो नहीं, खैर 18-19 साल की उम्र से शौक है। फिर बीच में आके प्राइवेट ट्यूशन डिस्कंटिन्यू कर दी, CA में आ गया था। CA में आके तो फिर इतनी अकाउंटिंग पढ़ी, और CA लेवल पे भी मेरे अकाउंटिंग के तमाम पेपर पास हैं, यानी कि अकाउंटिंग के लिए मैं फुली क्वालिफाइड हूँ। अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR1, FAR2, FFR, इसके आगे भी एक MSA1 होता है, अभी होता है, आगे ख़त्म हो रहा है, MSA1 भी पास है। तो अकाउंटिंग का CA में पूरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ आती है, यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अच्छा देखो, तुम लोग ना अभी मुझे ना डरे लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्यों परेशान हो? हाँ, कुछ सोच रहे हो, डर लग रहा है अकाउंटिंग से? डर तो नहीं लग रहा। देखो, सब्जेक्ट से डरना नहीं है, डरोगे ना तो और डर आएगा, खौफनाक, रात में ख्वाब में आके भी डर आएगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो सवाल समझ नहीं आए हाथ रेस करो, बोलो भाई पूछो मुझसे कि क्या मसला है, क्यों समझ नहीं आ रहा, क्लियर, पक्की बात है। अच्छा, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बेटा आपका ही डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, बाकी लोगों का नहीं हो रहा। बाकी लोगों के लिए स्ट्रीमिंग इज गोइंग स्मूथ, और मैं अटेंडेंस भी देख रहा हूँ माशाल्लाह जो है ना वो प्रॉपर चल रही है। डिस्कनेक्ट होता तो बाकी सब भी डिस्कनेक्ट होते ना,
लेकिन बहरहाल मसला नहीं है। अगर आपको डिस्कनेक्ट हो रहा है तो फिर ये क्लास के एंड होते ही तकरीबन यूट्यूब पे आ जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर आपने वहाँ से रेफ़र कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बिज़नेस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एक सवाल आपके जहन में और आएगा कि मैं तो सोच कर आया था अकाउंटिंग में नंबर्स होंगे, कैलकुलेशन होंगे, कुछ रिकॉर्डिंग अगर कर रहे होंगे, ये जो रिकॉर्डिंग है क्यों नहीं कर रहे हम, ये आप क्या पढ़ा रहे हो। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे पहले पता तो होना चाहिए रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करनी है, कैसे करनी है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना, जब भी तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले बेसिक बना रहा हूँ। पहले हम थ्योरेटिकल एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बेस डेवलप हो जाए। एक बार बेस बन जाए तो फिर मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, वो कह रहे जनाब व्हाट इज़ अ बिज़नेस, बिज़नेस क्या होता है। चलो तुम लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा, बताओ बिज़नेस क्या होता है। आप कोई गुड्स सेल करो तो वो बिज़नेस है। अच्छा, गुड्स के अलावा बिज़नेस नहीं होता, सर्विसेज भी होता है। अच्छा, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बिज़नेस है। आप बताओ। माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस। आप बताओ। हाँ हाँ, चश्मे वाले रईस, हाँ हाँ, शाहरुख खान रईस वाले। तो बिज़नेस ट्रेडिंग में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। तो बिज़नेस क्या है इटसेल्फ, किसी चीज़ को रन कर रहे हैं, मतलब गधे को भगा रहा हूँ, वो बिज़नेस है। बिज़नेस क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, वेरी गुड। आप बताओ। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, आप बताओ। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना। कह रहा है बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कि प्रोड्यूस करती है और सेल करती है या सर्विसेज को बेचती है टू अर्न प्रॉफिट। सबने सही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिजनेस एंटिटी क्या होती है। एंटिटी मतलब होता है कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कोई भी बिजनेस का इदारा या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको क्रिएट किया जाता है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि अगर मैं बात करूं पाक सुजुकी की, तो पाक सुजुकी एक ऐसा इदारा है जिसकी बुनियाद रखी है एसएमसी जापान ने, क्योंकि जापानीज़ कंपनी है। तो जापान ने इसकी बुनियाद रखी पाकिस्तान के अंदर ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। क्लियर है, पक्की बात है। तुम लोग अभी भी नहीं बोल रहे हो, नींद आ रही है। जल्दी क्लास रख ली। कितने लोगों को लगता है क्लास जल्दी रखी गई है, हाथ खड़े करके बताओ, ईमानदारी से बता दो। कुछ नहीं बोलूँगा पक्का, अरे नहीं बोलूँगा कुछ, हाथ खड़े कर लो। किसको लगता है क्लास जल्दी रखी गई है, किसी को नहीं लगता, बताओ। नहीं सही रखी है तो बोलते क्यों नहीं हो। पहला बैच पढ़ा रहा हूँ, सुन तरीन, जो कुछ बोलता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। लास्ट बैच में शायद मैंने दुआएं मांगी थी, अगला बैच अच्छा है तो ऐसा आ गया, क्योंकि लास्ट बैच बहुत बोलता था, बहुत बोलते थे वो लोग। बहरहाल अब हम पढ़ लेते हैं कि बिज़नेस की कितनी इकसाम होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इंगेज होते हैं, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। जैसे मैंने आपको मिसाल दी पाक सुजुकी की, तो पाक सुजुकी क्या करता है, गाड़ियाँ बनाता है। ऑल्टो भी पाकिस्तान में बनती है, बल्कि कराची में ही बनती है, हेड ऑफिस यहीं पर है इसका, मैंने ऑडिट किया हुआ है। ऑल्टो भी यहीं बन रही है, कल्टस भी यहीं बन रही है, और स्विफ्ट भी यहीं बन रही है, और भाई बोलान, वो जो बोलान है, बोलान भी यहीं पे बन रही है। अच्छा, ये लोग इंपोर्टर भी हैं, तो कुछ गाड़ियाँ इंपोर्ट भी करते हैं और फिर यहाँ बेचते भी हैं। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले करते क्या हैं, ये गुड्स को बनाते हैं और उसे बेचते हैं। जैसे कि पाक फेंस, अल नूर शुगर मिल्स शुगर बनाती है, मास्टर का मल्टीफॉर्म गद्दे बनाती है, तकिए बनाती है, ऐसा ही है पक्का। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस क्या कहता है, कह रहे ट्रेडर्स उन्हें कहते हैं ताजिर को जो बल्क में गुड्स खरीदते हैं और आवाम को बेचते हैं, या तो होलसेलर्स को बेच देते हैं या डायरेक्ट कस्टमर को भी बेच देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में या छोड़ो कराची में कौन सी ऐसी मिसालें हैं जो कि बल्क मार्केट तुमने देखी हो। इम्तियाज़ बल्क मार्केट है, कौन से हाथ का खाओगे, वेयर हाउस,
अच्छा बात सुनो मेरी, इम्तियाज़ किसने बोला था? हाँ अरे मैं इसको बोल रहा बेचारे को, मार पड़ती इसको भी, मजाक करो। अच्छा मैं देखो ना ऐसे अगर कुछ बोल दूँ ना हमने दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, हम मस्ती वस्ती करते रहते हैं क्लास में। यार बोल्टन मार्केट यार, नहीं सुना किसी ने? नहीं सुना? बोल्टन मार्केट कितनी बड़ी उसकी मार्केट है होलसेल की। तो बोल्टन वाले क्या करते हैं, बल्क में लाते हैं माल और बेचते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो लोकल शॉप्स हैं, जैसे कि एक मलिर में लियाकत मार्केट हो गई या कोई भी और बाज़ार हो गया बड़ा आपका, तो ये सारे क्या करते हैं, बल्क में कहाँ से माल लाते हैं? बोल्टन मार्केट से, और फिर आगे बेच रहे होते हैं। तो कह रहे हैं ट्रेडिंग क्या है, दे बाय गुड्स इन बल्क एंड सेल देम टू कस्टमर्स। जैसे कि चीज़ है, अब चीज़ क्या करता है, चीज़ बल्क में माल उठाता है और फिर आगे कस्टमर को बेच रहा होता है। क्लोथ भी, ग्रॉसरी भी, हाउस होल्ड आइटम भी। मेट्रो कैश एंड कैरी, होलसेल स्टोर भी रिटेल स्टोर भी है, यानी कि होलसेल में भी मुझे माल मिल जाता है और रिटेल में भी माल मुझे मिल जाता है। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, ARTT हो गया, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, पीछे पाशा क्लिनिक है, क्या है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, क्या ही है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, ठीक है। वैसे हॉस्पिटल के नाम के साथ ना बिज़नेस बड़ा अजीब सा लगता है ना हमें, क्योंकि हॉस्पिटल की जो फाउंडेशन होती है वो क्या होती है, खिदमत खल्क, इंसानियत के काम आना, खिदमत करना, इंसानियत को अच्छे मशवरे देना। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो हाल मैंने अस्पतालों का देख लिया है ना, दैट इज़ एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ अ बिज़नेस। ये चैरिटी नहीं है भाई, ये ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बिज़नेस ही है। पैसे दोगे तो इलाज होगा, पैसे जमा नहीं कराओगे अपने मरीज़ को उठा के आप ले जाओ, ठीक है। मेरे चाचू रिसेंटली एडमिट रहते हैं, तो उनका केस बड़ा मैंने क्लोज देखा, बहुत क्लोज देखा। और मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि उस वक्त मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया, वैसे तो पता ही था, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ जाके देखते हो ना तो आपको समझ आती है कि यार दे आर डूइंग देयर बिजनेस, नथिंग एल्स। चलो, वॉट दे डू, दे ऑफर सर्विसेज टू टू पीपल एंड अर्न फीस और इनकम। अच्छा, जैसे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं। ट्रेडर्स क्या बेचते हैं, बोलो भाई, गुड्स बेचते हैं। जो सर्विस बिजनेस होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। इसको अच्छे पढ़े लिखे अल्फाज में कहते हैं सर्विसेज को रेंडर करना। ये क्या करते हैं, सर्विस को रेंडर करते हैं, और उससे क्या चार्ज करते हैं, फीस या इनकम जनरेट करते हैं। फीस ले लेते हैं, एडवाइजरी फ़ीस, टेक्निकल फ़ीस, डॉक्टर की फ़ीस, ठीक है, कंसल्टेंसी फ़ीस, ऐसा ही है। सर्विस प्रोवाइडर में डॉक्टर की मिसाल हमने ले ली। इसके अलावा और क्या है, रियल एस्टेट एजेंट। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको अपना घर बेचना है तो आप एस्टेट एजेंट को बुलाओगे और उसको कहोगे यार मुझे अपना घर बेचना है। एस्टेट एजेंट एक पार्टी लगवाएगा और कहेगा ज़रा घर विजिट करवा लेते हैं। घर विजिट करवाने के बाद वो बायर से भी और सेलर से भी तकरीबन कितना ले रहा है आजकल, 1% ऑफ द सेल वैल्यू। तो जो एस्टेट एजेंट ने मेहनत करी, बायर और सेलर को मिलवाया, एक टेबल पे बैठाया, इनका अग्रीमेंट करवाया और दोनों साइड से कमीशन लिया, ये इसकी कमीशन इनकम है। तो एस्टेट एजेंट ने कोई गुड्स बेचे, क्या बेचा, सर्विस रेंडर की अपनी। बात समझ आ रही है। TCS, लियोपर्ड, MNP, ये क्या हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स। कंसल्टेंसी फर्म्स, अगर मैं जाता हूँ कंसल्टेंसी लेने के लिए अपनी बिजनेस की, कंसल्टेंसी फर्म्स है, एडवाइजरी है, ये क्या दे रही है मुझे, सर्विस दे रही है। जैसे फर्म्स होती है ना, ऑडिट फर्म्स, आपको क्या लगता है ऑडिट करती हैं, इनका एक डिपार्टमेंट होता है एडवाइजरी डिपार्टमेंट। एडवाइजरी डिपार्टमेंट ना कई तरह के काम करता है, उसमें से एक काम है एडवाइस करना अपने क्लाइंट्स को। एक बंदा आता है, एक इन्वेस्टर आता है, कहता है मुझे वो वाली कंपनी ख़रीदनी है, इसकी वैल्यूएशन करके दो कि कितने में मैं इस कंपनी को ख़रीद लूँ। तो कंपनी क्या करेगी, अगर KPMG है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन करेगी, हिसाब किताब करेगी, इस कंपनी की वर्थ इतनी होनी चाहिए, हाँ भाई इतने में ख़रीद लो। ये क्या है, सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस। इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक जो है ना, वो पहले, आजकल तो बहुत रिवाज है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा मैंने कम होते हुए देख लिया। जो ग्राउंड है, खुले ग्राउंड, उसमें क्या लगते थे, टेंट लगते थे। तो मलिर में तो बहुत है, कोई है मलिर से, है, कहाँ रहते हो मलिर में, लियाकत मार्केट में रहते हो, क्या बात है यार, ये मैंने लियाकत मार्केट की मिसाल दी थी ना, ठीक है। तो लियाकत मार्केट इज नॉस्टैल्जिया मार्केट। लियाकत मार्केट एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। उधर से मुझे याद है बचपन में ना नानी लाती थी सलमान चूरन, ठीक है, वो बड़ी मज़े की होती थी, और अभी भी लियाकत मार्केट जाना लगा रहता है। तो अगर तुमने देखा हो तो एक मलिर में आप उधर जो नहीं है मुइनाबाद से पहले, वहाँ भी एक ग्राउंड है, और मेन पटरी पे भी एक ग्राउंड है, क्या कहते हैं उसे, फिरदौस ग्राउंड नहीं, सॉरी कौन सा है यार, मेन पटरी पे भी एक ग्राउंड है आपका,
ठीक है। तो उधर भी क्या होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो उधर वो मोहल्ले वाले क्या करते हैं, ग्राउंड खाली होता है उसको बुक करते हैं और किसी इवेंट प्लानर को बुलाते हैं, बोलते हैं यार जरा यहाँ पे टेंट लगा दो या स्टेज लगा दो या वो छत पूरी डाल दो बेहतर आर्टिफिशियल तरीके से और एक शादी हॉल क्रिएट कर दो। तो जो इवेंट प्लानर है जो आके अपनी गुड्स लगा रहा है, उसके लिए क्या है, वो गुड्स हैं, वो जो अपनी गुड्स आके लगा रहा है, डेकोरेशन कर रहा है, लाइट्स लगा रहा है, सब कुछ सजा रहा है, ये सारे जो काम उसने किए हैं ये क्या प्रोवाइड किए, सर्विस। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस क्लास के बाद आपको गुड्स एंड सर्विसेज में कोई मसला नहीं होगा। ऐसा ही है, पक्की बात है, आप परेशान तो नहीं होंगे गुड्स में और सर्विसेज में। अच्छा, अगली बात 2 टाइम्स। टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, अगली बात हम ये सीखने जा रहे हैं। ये सारी बेसिक बातें बहुत। ये क्या है, ये कह रहा है कि बिजनेस कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कौन से बिज़नेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिज़नेस कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। सर इवेंट प्लानर में चेयर्स एंड लाइट्स भी लगाई हैं, तो वो गुड्स भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स का राइट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, गुड्स बेच नहीं रहे हैं, बस आपको उसका किराया पे करना पड़ रहा है। तो दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू यू मुस्फिरा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बिज़नेस कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। दुनिया में याद रखो बिज़नेस करने के ना 3 जाने और माने तरीके हैं। कितने बोलो भाई? 3। ये कौन बोलो ज़ोर से? 3। क्या बात है, ऐसी जान आनी चाहिए भाई तुम्हारी क्लास में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, एक को हम कहते हैं क्या, सोल प्रोप्राइटर, एक को हम कहते हैं पार्टनरशिप, एक को हम कहते हैं कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल से मतलब क्या समझ आ रहा है? सोल मतलब एक, वाहिद, अरबी में इसको कहते हैं वाहिद, उर्दू में कहते हैं इसको एक, और पश्तो में कहते हैं इसको यो। ठीक है, अच्छा, तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक बंदा जो अपना कारोबार कर रहा हूँ। और प्रोप्राइटर कहते हैं, पराठा बोल रहा हूँ, प्रोप्राइटर कैसे कहते हैं? ओनर को। ठीक है, प्रोप्राइटर कैसे कहते हैं? मालिक को, ओनर को। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब है वो बंदा जो इस बिज़नेस को अकेले रन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ARTT का सोल प्रोप्राइटर कौन है? सर अहमद है भाई, वही रन कर रहे हैं, ही इज़ द ओनली ओनर एंड फाउंडर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं अगले बिजनेस की, ये क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नाम में ही क्या आ रहा है? पार्टनर, यानी कि उर्दू में इसको कहते हैं शराकतदारी, शराकतदार। ठीक है, यानी किसी को शरीक बना लो। मैं शरीक बिजनेस में बनाने की बात कर रहा हूँ, शरीक हयात बनाने की बात नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है? शरीक इन बिजनेस, इसे कहते हैं पार्टनरशिप। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करने की नियत करें, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अच्छा, तीसरी चीज़ कंपनी, ही क्या होती है? लेकिन कंपनी पे आने से पहले मैं पहले सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बात मुकम्मल कर लूँ। सोल प्रोप्राइटर की एक मिसाल लेते हैं। मुझे बताओ आपका नाम? हाँ, अनस। हम लेते हैं अनस की मिसाल। कहाँ ले मिसाल? यहाँ ले लेते हैं। अनस, तुम्हें कौन सा कारोबार करना पसंद है? जिम। ठीक है, अनस को जिम करना पसंद है या जिम का कारोबार करना पसंद है। अनस ने एक जिम खोला जिसका नाम था ए जिम। जिसका नाम क्या था? ए जिम। अनस ने एक जिम खोल लिया, उस जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी डाले, ट्रेनर भी रखे, AC भी लगा लिए, फुल कंपटीशन भी चल रहा है। अब अनस भाई के थे 2 बच्चे। ठीक है, एक का नाम था ढोलू, एक का नाम था बुलू। ठीक है, अब अनस भाई ने ये सोचा कि अगर कल को मैं मरा गया, मरना तो है वैसे ही, अगर कल को मैं मरा गया तो फिर मेरे बाद मेरा बिज़नेस कौन देखेगा? हो सकता है इसका बिज़नेस मरने के बाद इसके बच्चे देख लें, लेकिन करंट हाल में अगर मैं देखूं तो अनस इज़ दी ओनली ओनर ऑफ हिज बिज़नेस। ठीक है, यानी कि अगर ये जिम, अगर अनस भाई का टिकट आ गया, कल को रिटर्न टिकट आ गया, अल्लाह ना करे, तो अनस भाई का जिम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, खलास हो जाएगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर यही था। हाँ,
अगर पार्टनरशिप होती, अनस के साथ एक लड़का और होता, 2 लड़के और होते, कोई और होता, घर वाला होता, तो अनस भाई के मरने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और आके उस बिज़नेस को कैरी ऑन कर लेता। तो यानी कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये है कि वो बिज़नेस उस एक बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी मिसाल यूँ समझो, एक परचून की दुकान है और कोई बुज़ुर्ग साहब परचून की दुकान चला रहे हैं। अगर बुज़ुर्ग साहब कल को सरोजे पे चले गए और पीछे कोई चलाने वाला नहीं है और कोई लड़का भी नहीं रखा हुआ, तो 3 दिन के लिए वो दुकान बंद कर देंगे, फिर खोल लेंगे सरोजे से आगे। अगर अंकल कल को मर गए तो दुकान तो बंद ही हो जाएगी, अनलेस के कोई सक्सेसर आ जाए, जैसे यहाँ पे डोलू हो या बुलू आ जाए। तो सोल प्रोप्राइटर वो बंदा है जो कि अकेला कारोबार कर रहा होता है। और अकाउंटिंग में सोल प्रोप्राइटर पढ़ाने का मकसद ये है कि मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूँ, कारोबार की कर रहा हूँ या बंदे की कर रहा हूँ, बोलो, बिजनेस की कर रहा हूँ। अगर इस केस में मैं देखूं तो मैं अनस भाई की अकाउंटिंग करूंगा कि अनस भाई सुबह उठे, अनस भाई मार्केट गए, फेस वॉश ख़रीदा, एक ट्रांजैक्शन, अनस भाई ने मुंह धोया, उसके बाद अनस भाई को अम्मी ने बोला बेटा गोश्त ले आओ और धनिया ले आओ, अनस भाई मार्केट गए, गोश्त लिया और धनिया ली, 3 ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अनस भाई आए, अनस भाई अपना फूलों वाला कंबल ओढ़ के सो गए, ठीक है। फिर अनस भाई शाम में उठे, अनस भाई को याद आया कि मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, उसके लिए उन्होंने इंडोर बुक करवाया और इंडोर में 500 रुपये पर हेड दिया, 4 ट्रांजैक्शंस। अब ये मैं क्या अनस भाई के घर की अकाउंटिंग कर रहा हूँ? नहीं ना, नहीं करनी ना ये वाला काम। फिर क्या करना है, मुझे जिम की अकाउंटिंग करनी है। एक बंदा आया, उसने एडमिशन फीस जमा कराई, ठीक है, अगले ने अपना एडवांस वापस ले लिया और वो जिम छोड़ के चला गया। एक बंदे से नुकसान हो गया जिम के इक्विपमेंट का, उसको मैंने पेनल्टी लगाई और उससे पैसे रिकवर करे, या मैंने अपने ट्रेनर को खर्चा दिया, ठीक है, या मैंने कोई एसी नया लगवाया। ये सारी ट्रांजैक्शन किसकी हैं, बोलो, बिजनेस की। तो मैं रिकॉर्डिंग किसी करूँगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही करूँगा। ये बात समझ आती है? अच्छा, पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कारोबार करने की नियत करें, इस केस में भी मैं रिकॉर्डिंग किसी करूँगा, पार्टनरशिप के बिजनेस की करूँगा, पार्टनर्स की इंडिविजुअल अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। बात समझ आ रही? बहुत जोर दे रहा हूँ मैं अकाउंटिंग किसी करता हूँ, बिजनेस की करता हूँ। मैं इंडिविजुअल इंसान की अकाउंटिंग कभी भी, बोलो भाई, नहीं करता। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ना एक नुकसान है, पता है? एक नुकसान है, बताता हूँ क्या। अगर अनस भाई से किसी का नुकसान हो जाए, अनस भाई से किसी का नुकसान हो जाए, जैसे कैसे हो सकता है बताता हूँ। अनस भाई के जो जिम के इक्विपमेंट्स थे वो वेल मेंटेन नहीं थे। एक बंदे ने वेट उठाया और पता चला सारे वेट उसके ऊपर गिर गया, उसका हाथ टूट गया। अब उसके हाथ टूटने पे खर्चा आया, मतलब बनने पे कुछ 6-7 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अब कौन पे करेगा? अनस भाई पे करेंगे, बोलेंगे सही में अनस भाई के जब भाई अनस भाई को ले आओ, इधर आओ, इधर आओ अनस, मेरी बात सुनो, ठीक है। अनस भाई को पकड़ लेंगे, घेर लेंगे लड़के, क्या बोलेंगे? पैसे निकालो। क्यों? जिम किसका है? अनस भाई बोलेगा जिम तो मेरा ही है यार, हाँ पैसा तो मैं ही दूंगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन टू पे। जो लायबिलिटी है वो सारी की सारी किसकी है? अनस भाई की। बोलो ना यार, किसकी है? अनस भाई की। यानी कि बिजनेस की सारी लायबिलिटीज़ भी किसकी? अनस भाई की। अगर बिजनेस में इतने पैसे ना हो, अगर लेट से जिम में पैसे पड़े हुए थे 4 लाख रुपए, जिम की जमा पूंजी, पेनल्टी कितने की लग गई? 7 लाख रुपए का खर्चा आ गया ना हाथ बनवाने पे उसका। तो 3 लाख रुपए का जो डेफिसिट है, बोलो कौन पे कर रहा है? 3 लाख रुपए का डेफिसिट अनस भाई की जेब पे आया। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, पर्सन लायबल कौन होगा? बोलो भाई, ओनर पर्सन लायबल होगा। अच्छा, पार्टनरशिप में कैसे? मिसाल ले देता हूँ, ये दोनों कुछ बोल नहीं रही है ना, इनकी मिसाल बनाते हैं। अच्छा, नाम? मारिया, वानिया, आज तू ख़त्म है। अच्छा आप बताओ। दुआ, दुआ, ठीक है। वानिया और दुआ ने सोचा कि एक मेकअप की दुकान खोलते हैं, ठीक है, WD ब्यूटी सलून, ठीक है। ये इन्होंने खोल लिया मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार में इन्होंने क्या खोल ली? दुकान खोल ली। अच्छा, दुकान खोलने के बाद हुआ क्या, इनके पास एक आई औरत मेकअप करवाने के लिए, ठीक है। जब वो उसने बोला ज़रा पार्टी मेकअप कर दो, मुझे जाना शादी में, बोला ठीक है अभी कर देते हैं काम, मुझे बहुत अच्छे से आता है। इनके पास पड़ी हुई थी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सपायर्ड माल पड़ा हुआ था। इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने उठा के थोप दिया उसके ऊपर और बोला क्या लग रही हो आप, तो दुल्हन तो आप ही लग रही हो, ठीक है। रात को वो जब गई घर पे मुँह हाथ धोए तो पता चला सारे दाने निकल के स्किन एलर्जी हो गई। जब जाके देखा तो पता चला कि शायद अपनी जो प्रोडक्ट अप्लाई की थी वो एक्सपायर्ड थी। इनको जाके पकड़ लिया, बेटा जो आपने मुझे प्रोडक्ट लगाई ना वो ज़रा दिखाओ, मुझे रिकॉर्डिंग दिखाओ, आपने कौन सी प्रोडक्ट उठाई थी, कहाँ से लगाई थी, देखो ये वाली माल था ना, ये वाला माल एक्सपायर था आपका। अब केस किस पे होगा? वानिया पे भी और
दुआ पे भी केस हो जाएगा। क्या, किस चीज़ का, कि इन्होंने जो हमें सर्विस प्रोवाइड की वो गलत प्रोवाइड कर दी, क्या, एक्सपायर्ड माल लगा दिया। जब एक्सपायर्ड माल उठा के लगा दिया, वो उसकी स्किन एलर्जी हो गई, बेचारे की स्किन का मामला वैसे सेंसिटिव है, औरतें तो वैसे ही सेंसिटिव हैं। तो जब इनकी स्किन बनवाने पे खर्चा आया, कोई 2.5 लाख रुपए का प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा आ गया बेचारी का, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए किससे रिकवर करेंगी, इसके बिजनेस से रिकवर करेंगी, इन दोनों से रिकवर करेंगी, ठीक है। दे बोथ विल बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर दी प्लास्टिक सर्जरी। क्लियर है। अच्छा, कंपनी इससे डिफरेंट है, कंपनी इससे डिफरेंट है, कंपनी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, कंपनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसे हम प्यार से कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या होती है? मैंने कहा ना, अनस भाई का जिम और अनस भाई दोनों एक यूनिट है। वो धमाल देखिए, आदि मानव कहते हैं ना, हम तो एक यूनिट है, ठीक है, और पैसे मिलने के टाइम पे अलग अलग यूनिट है। अच्छा, तो अनस भाई का जिम और अनस भाई क्या है, एक यूनिट। वानिया और दुआ का ब्यूटी पार्लर और ये लोग क्या हैं, एक यूनिट, ठीक है। यानी कि बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी नुकसान हो, तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड लायबल। कंपनी क्या है, कंपनी में ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बनती कैसे, मुख्तसर तारफ़ करवा देता हूँ, बाकी तो अपने कंपनी लॉ में पढ़ना जाके इंशाल्लाह। वो होता ये कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग इरादा करते हैं कि हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक डब्बे के अंदर पैसे डालते हैं, ठीक है। लेट से 3 लोग हैं, एक गुल्लक बनाया, ये चलो 4 लोग हैं, एक गुल्लक बनाया, एक ने 20 रुपये डाले, एक ने 30 रुपये डाले, एक ने 10 रुपये डाले, कितने हो गए, 30, 40, 50, 60, एक ने 40 रुपये डाल दिए, ये कितने हो गए, 100 रुपये। 100 रुपये से उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी, 10 रुपये का एक हिस्सा, ठीक है। 100 रुपये से कितनी कंपनी स्टार्ट कर दी, 100 रुपये से, और 10 रुपये का एक हिस्सा, तो कितने हिस्से हो गए, 10 हिस्से। अब जिसने जितने पैसे डालें वो उतने का हिस्सेदार। ये कितने का हिस्सेदार, 10% का। ये कितने का हिस्सेदार, 40% का। ये 30% का मालिक, ये 20% का मालिक। क्लियर है। कंपनी में इन दोनों को फ़ायदा क्या कंपनी बनाने में, अगर इन दोनों कंपनी बना लेती तो कैसे बच जाती। कंपनी का जो स्टेटस है ना, वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इन्होंने एक कंपनी बना ली, लेट से इन्होंने एक कंपनी बना ली WD&Co, ठीक है, एक कंपनी बना ली, तो अब वानिया और दुआ अपनी ज़िंदगी में एक अलग अलग औरतें हैं, लेकिन ये WD&Co ये एक अलग इंसान है, ये एक सेपरेट शनाख्त है, इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कल को सेम स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ, सेम नुकसान हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करवाने में कितना खर्चा आ गया, 2.5 लाख रुपए का आ गया। तो अब आके एक बंदा बोलेगा, वानिया और दुआ तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, अब तुम लोग 2.5 लाख रुपए दो। ये बोलेंगी तो हम तो नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगी, आपने क्या कंपनी नहीं पढ़ी। कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि अगर हमसे कोई नुकसान हो जाए तो वी आर नॉट लायबल, आर कंपनी इज लायबल। देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया था, कंपनी से किया था, जाओ जाके कंपनी को पकड़ो, जाओ जाके कंपनी को जेल में बंद करके दिखाओ। हम तो है ही नहीं, हम तो शेयर होल्डर हैं। तो अब कंपनी कैसे लायबल होगी, तो अब कंपनी की मिल्कियत में जितने पैसे होंगे उसमें से निकाल के दे देंगे। अच्छा, अगर पैसे ख़त्म हो गए कंपनी के पास, लेट से ये वाली मिसाल, 4 लाख रुपए कंपनी के पास पड़े हुए हैं, 7 लाख रुपए की चपत पड़ गई, 3 लाख कौन देगा, ये लोग देंगे, नहीं देंगे। इसलिए तुम लोग ने यहाँ पे आखिरी कॉन्सेप्ट बना के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कभी किसी कंपनी के आगे लगा होता है एक नाम, प्राइवेट लिमिटेड। ये जो लफ्ज़ है ना लिमिटेड, ये क्यों लगा होता है, क्यों लगा होता है, कभी गौर किया इस बात पे। ये लफ्ज़ बड़ा हसीन है, क्यों लगा होता है लिमिटेड, बताओ। इसलिए लगा होता है ताकि ये बात दुनिया वालों को, महल्ले वालों को पता चल सके कि इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसके जो शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ, मैक्सिमम लायबिलिटी अगर होगी तो इसकी 20 रुपये, इसकी 30 रुपये, इसकी 40 रुपये, इसकी 10 रुपये, इससे ज़्यादा लोग लायबल नहीं है। बस जो गुल्लक में डाल दिया ना, मैक्सिमम टू दैट एक्सटेंट लायबल है, इससे ज़्यादा लायबल नहीं है। बात समझा रही है। अच्छा, कंपनी में पैसे भी तो लोगों के होंगे ना, हाँ, तो इन 4 लोगों के ना। अगर मैं इन 4 की मिसाल ले लूँ, लो इन 4 की मिसाल ले लो, 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये लगाए थे, आ जाओ। 100 रुपये में से लेट से 70 रुपये की पेनल्टी आ गई, ठीक है। अब 70 रुपये की पेनल्टी किस तरह से बटेगी, 10% का शेयर होल्डर ये है ना, 10% ये देगा, 7 रुपये ये देगा, 20% का वो है 14 रुपये ये देगा, 30% का ये 21 रुपये ये देगा, 40% का ये तो 28 रुपये वो देगा। बात समझ आ गई, गेम समझ आ गई।
किसी को यहाँ तक कोई मसला आ तो पढ़ लो। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर इज ओन्ड बाय वन पर्सन हु टेक ऑल द प्रॉफिट एंड रिस्क। सारा का सारा प्रॉफिट इसका, सारा का सारा रिस्क भी इसका, जैसा कि ग्रॉसरी शॉप या जिम। पार्टनरशिप ओन्ड बाय टू और मोर पीपल शेयरिंग द प्रॉफिट एंड रिस्क, जैसे कि कोई लॉ फर्म हो गई, कोई मीना बाजार में मेकअप की दुकान हो गई। कंपनी आ सेपरेट लीगल एंटिटी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो मालिकान होते हैं क्या कहलाए जाते हैं? शेयर होल्डर कहलाए जाते हैं। आ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, डन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन कोई इदारा इस अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, जो कि साथ मिलकर काम करें, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और परफॉर्म अ टास्क, जो किसी एक मकसद के तहत जमा हुए हों, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक जगह जमा हुए हों, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? पक्की बात है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? कोई रिकैप दे दूँ आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्लास स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात स्टार्ट की बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग के अंदर हमने बात की कि बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। फिर मैंने बात की कि अगर मैं बुक कीपिंग के मान के चलूँ और इतनी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँ तो मुझे तो पहले दिन ही क्या हो जाएंगे? चमाटे, बोलेंगे बाहर निकलो दरवाज़ा पूरा। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? मेरे साथ साथ बोलोगे अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ट्रांजैक्शन क्या होती है? बोलो यार, साथ बोलो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यार ये जितना हल्का बोलता है ना, मुझे लगता है काई साहब पूछेंगे क्या आपको निकाह कबूल है? ऐसे बोलेगा यार, क्यों नहीं बोलते हो शहजादे? घर में भी इतना हल्के बोलते हो? हाँ बोलोगे? कह रहा अब तू देख, अब मैं बोल के दिखाऊंगा, ठीक है। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स। क्या होते हैं गुड्स? तो याद करने की जरूरत नहीं है। गुड्स क्या होते हैं? जो फिजिकल आइटम इंसान खरीदे, कारोबार खरीदे बेचने की नीयत से, ठीक है जी। बिजनेस क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मकसद क्या हो? प्रॉफिट कमाने का, डन। कितने बिजनेस होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जो बना के बेचता है, ट्रेडिंग जो खरीद के बेचता है, सर्विस प्रोवाइडिंग जो कि सर्विस दे रहा होता है। बिजनेस स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं, सोल प्रोवाइडर, पार्टनरशिप और कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह जमा हुए हैं किसी एक मकसद के तहत। सवाल आया तो सर कंपनी तो पैसे नहीं दे रही, लोग ही दे रहे हैं। तो कंपनी दे रही है ना, कंपनी ही दे रही है। किस के पास से दे रही है? उन शेयर होल्डर्स के हिस्सों में से दे रही है। बात समझ आ रही है? इसके ऊपर फिर फर्दर इंशाल्लाह अगली क्लास में चर्चा करते हैं। और ये क्लास, पहली क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। आने वाली 4 से 5 क्लास यूट्यूब पे एज अ ट्रेल अपलोड हो जाएंगी। लिमिटेड का मतलब ये है कि इस कंपनी की जो लायबिलिटी है ये लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। यानी कि अगर इस कंपनी में कितने पैसे जमा हुए हैं? बोलो टोटल कितने जमा हुए थे? 100 रुपये। तो इस कंपनी की लायबिलिटी 100 रुपये तक की है, बस दैट्स इट, ठीक है। हाँ, नेटवर्क पर फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। जो उसका है वो उसी का है। कंपनी अगर डूब गई, कंपनी की लुटिया डूब गई तो शेयर होल्डर डूब गया, बस खत्म बात। शेयर होल्डर का जितना पैसा लगा होगा सारा डूब गया। उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं फिर वो इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूँगा कंपनी लॉ, जब आप मुझसे पढ़ने आओगे कैफ में, तो फिर हम मज़ीद इसको डिग डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास में हमने कुछ और चीज़ें पढ़नी, छोटी छोटी MCQs की प्रैक्टिस करनी है और फिर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों का आगाज़ करना है। इसी के साथ साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, सबको समझ आया? पक्की बात है, एंजॉय की एंजॉय, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले ज़रात क्लियर सब? चला जाऊँ? बोलो ओके की रिपोर्ट है? लिख के बताओ शाबाश सारे। चलो, कल इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ हिला के वक्त पे लेते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।